आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। मेरा नाम वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार दी गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिंजो आबे को नारा शहर में सुबह गोली मारी गई। भाषण देने के दौरान वो अचानक गिर पड़े। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उनके सीने में गोली मारी गई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गोली लगने के बाद शिंजो आबे को कार्डियक अरेस्ट आया, वो गिर पड़े। उनके सिर पर भी चोट आई है, काफी खून भी निकल गया है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल टीम मौके पर शुरुआती चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल लेकर गई। अभी उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। रॉयटर्स की ताजा जानकारी के मुताबिक शिंजो आबे पर गोली चलाने वाले को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। 42 साल के हमलावर के पास से एक गन बरामद की गई। पुलिस आरोपी से सवाल जवाब कर रही है। उसने गोली क्यों मारी ये भी साफ अभी तक नहीं हो सका। जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं। शिंजो इसके लिए वहां कैंपेनिंग कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी पुलिस ने बताया कि नारा शहर में शिंजो आबे एक सभा में भाषण दे रहे थे, तभी संदिग्ध ने पीछे से पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे से संपर्क किया और अचानक बंदूक से गोली मार दी। ऐसे में मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई और वहां पर लोग आनन फानन में इधर उधर दौड़ने लगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को नई सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार तक विभागों का आवंटन तय किया जा सकता है, क्योंकि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट को 14 मंत्रालयों की पेशकश की गई है और बाकी 28 विभाग भाजपा के पास होंगे। बगावत के वक्त साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों को एकनाथ शिंदे अपने में समायोजित करना चाहते थे। एकनाथ शिंदे के गुट के एक नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने समस्या ये है कि कुल 40 विधायकों में से 9 पिछली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमवीए सरकार में मंत्री थे और इस तरह वो नई सरकार में अधिक से अधिक विधायकों को समायोजित करने के लिए अधिक विभागों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे संकेत हैं कि भाजपा द्वारा गृह, वित्त, राजस्व सहयोग और विपणन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और ग्रामीण विकास जैसे विभागों पर दावा करने की संभावना है। अगली बड़ी खबर एक दर्दनाक हादसे की। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक बड़े हादसे की खबर है। रामनगर में ढेला नदी के बहाव के आज उसके कारण यानी कि 8 जून की सुबह करीब 5:30 बजे एक अर्टिगा कार के बह जाने से 9 लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि एक को जिंदा बचाया जा सका। एक घायल लड़की को आनन फानन में मेडिकल हेल्प मुहैया कराई गई। नदी में बहकर डूब गई कार में से सभी 9 शवों को सुबह करीब 10 बजे तक बाहर निकाला जा सका। घंटों की मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार को भी निकाल लिया गया। सभी मृतक पंजाब के बताए जा रहे हैं। ढेला नदी की धारा के क्षेत्र में देर रात 2 बजे के आसपास से ही बारिश हो रही थी, जिससे नदी नाले उफान पर थे। काशीपुर से रामनगर जाने के रास्ते में नदी का बहाव देखकर रुके एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने कार को बहाव तेज होने की सूचना देने के लिए हाथ से इशारा कर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो कार नहीं रुकी और तेज बहाव की चपेट में आ गई। इस कार में कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें से एक लड़की जीवित बच सकी, लेकिन बाकी जो 9 लोग उसमें मौजूद थे उनकी वहीं पर मौत हो गई। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने इस घटना और रेस्क्यू की पुष्टि की। सभी मृतक पंजाब के बताए जा रहे हैं और कार पर पटियाला के आरटीओ का नंबर भी दर्ज है। ये ढेला से रामनगर की तरफ जा रहे थे, तभी हादसे के शिकार हुए। मौके पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हुई और स्थानीय लोगों ने कार और शवों के रेस्क्यू में मदद भी की। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से चुनावी समर्थन जुटाने के लिए शुक्रवार को लखनऊ आएंगी।
8 जुलाई को सीएम योगी के आवास पर प्रस्तावित बैठक में द्रौपदी मुर्मू भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों से मत और समर्थन देने की अपील करेंगी। बीजेपी ने अपने सभी एमएलए, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए। उधर बीजेपी ने आज लोक भवन में सभी विधायकों और सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया है। इसके अलावा गैर भाजपाई दलों से भी वो समर्थन मांगेगी। एनडीए की बैठक लखनऊ के लोक भवन में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगी। सरकार और भाजपा की ओर से द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में जगह जगह बैनर लगाए गए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक की रूपरेखा तय कर दी गई है। बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपी की जो भूमिका है, एनडीए की दृष्टि से वो बेहद खास है। विधायक के एक वोट का मत मूल्य 208 और सांसद के वोट का मूल्य 700 है। भाजपा और सहयोगियों के 273 विधायकों और 86 लोकसभा और 25 राज्यसभा सांसदों के मतों का मूल्य तकरीबन 1.21 लाख है। अगली बड़ी खबर जुड़ी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच जो तनाव चल रहा है, जो भी उनके बीच अटकलें लोगों द्वारा लगाई जा रही है कि उन दोनों के बीच काफी अनबन चल रही है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आजमगढ़ और रामपुर में मिली हार के बाद राजभर का अखिलेश पर वार और पलटवार जारी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लखनऊ में हुई विपक्ष की बैठक में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को नहीं बुलाने से एक बार गठबंधन में दरार दिखाई दी। राजभर ने बैठक में नहीं बुलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें बैठक में आने का निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लगता है अखिलेश को अब उनकी जरूरत नहीं। राजभर ने कहा कि वो सपा के साथ गठबंधन में है। गुरुवार को सपा कार्यालय में यशवंत सिन्हा के साथ हुई बैठक में अखिलेश ने रालोद के जयंत चौधरी और कांग्रेस नेताओं को बुलाया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया ये समझ नहीं पा रहे। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी किसके साथ होगी, इस पर फैसला अगले 1-2 दिन में वो लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस चुनाव के संबंध में भाजपा से भी किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की जबरदस्त हार के बाद से ही राजभर और अखिलेश के बीच तनातनी दिखाई दे रही है। राजभर ने उपचुनाव में सपा की हार का ठीकरा सीधे अखिलेश यादव पर फोड़ दिया था। उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया था कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की हार से अखिलेश यादव ने कोई सीख नहीं दी। उपचुनाव में वो ऐसी कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके बाद अखिलेश ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को अपने चीनी समकक्ष वांग सी से मुलाकात की और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने क्षेत्र में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता से अवगत कराया। दोनों विदेश मंत्रियों की 1 घंटे तक चली बैठक में जयशंकर ने वांग से कहा कि दोनों देशों के संबंध परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हितों पर आधारित होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी ये मुलाकात बाली में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर हुई। जयशंकर ने द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल्स और पूर्व की बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों के बीच बनी समझ का पूरी तरह से पालन करने को महत्व दिया। उनकी ये मुलाकात वांग के भारत दौरे के करीब 3.5 महीने बाद हुई। जयशंकर ने ट्वीट किया, बाली में दिन की शुरुआत चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में हुई। ये चर्चा 1 घंटे तक चली। बैठक सीएम परिस्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर केंद्रित रही। छात्रों और उड़ानों सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर देता रहा है। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि सीमा पर शांति सुरक्षा संबंधों में प्रगति के लिए जरूरी शर्त है। चलिए अब बात करते हैं कोविड अपडेट की। देश में पिछले कई हफ्तों से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज एक बार फिर से कोरोना के मामले 18,000 से ऊपर आए।
पिछले 24 घंटों में 18,815 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े पिछले दिन की तुलना में थोड़ा कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,899 मरीज ठीक हुए, वहीं इस अवधि में 68 लोगों की जान गई। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,000 से अधिक हो गई। एक दिन पहले गुरुवार को देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,930 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 35 लोगों की जान चली गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,815 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कुल 15,899 मरीज डिस्चार्ज हुए। कुल रिकवरी दर की अगर हम बात करें तो वो लगभग 58.51% है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 38 लोगों की मौत हुई। अगली बड़ी खबर जुड़ी है राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई। पटना के एक निजी अस्पताल से दिल्ली एम्स में भर्ती कराए गए लालू यादव की तबीयत में सुधार होने लगा है। उनकी बेटी डॉक्टर मीसा भारती ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अपने मनोबल और आप सबकी दुआओं की बदौलत लालू यादव की तबीयत अब काफी बेहतर है। लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका अस्पताल के कार्डियो डिपार्टमेंट में इलाज चल रहा है। राजद सुप्रीमो सरकारी आवास में असंतुलित होकर गिर गए थे, जिससे उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। आनंद फानन में उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आने लगी। उन्हें लगातार आईसीयू में रखा गया। तबीयत में ज्यादा सुधार होता ना देख उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाकर एम्स में भर्ती कराया गया। बता दें कि दिल्ली एम्स में उनका पहले से ही इलाज चल रहा था। एम्स में लालू प्रसाद की जो किडनी है उसका भी इलाज वहां पर चल रहा था। चलिए अब हम बात करेंगे मौसम विज्ञान विभाग ने जो अपने आंकड़े दिए हैं, जो अपनी संभावनाएं दी हैं, उसमें किस राज्य के लिए खुशी है, यानी कि बरसात की लहर किस राज्य में आने वाली है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा सभी सावधानियां पहले से ही बरती जा रही हैं। इसी क्रम में मौसम विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अगले 5 दिनों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के साथ गरज की संभावना है। बीते गुरुवार को आईएमडी ने कहा कि 7, 8 और 10 जुलाई को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश हो सकती है। साथ ही ये भी बताया कि 9 जुलाई 2022 को उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और दक्षिण राजस्थान में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों की बात करें तो वहां गुरुवार को भारी बारिश हुई थी और अगले 4 दिनों तक राज्य में और बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।